हेलो फ्रेंड्स, तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आप लोगों के लिए उर्दू ग्रामर की दूसरी मैराथन क्लास लाई गई है ताकि उर्दू ग्रामर के जो चैप्टर बच गए हैं उनको भी आप पूरी तरह कवर कर सकें, उसके हर कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। देखिए, क्लास आपकी थोड़ा लंबी होगी। इसमें बहुत सारे चैप्टर को मैंने कवर किया है, जो कुछ चैप्टर आपके बच रहे हैं। देखिए, इसमें हम वाहिद जमा को देखेंगे, इसी के साथ जिन्स जिसको जेंडर कहते हैं, फिर मुतरादिफ अल्फाज जिसको सिनोनिम्स कहते हैं, फिर मुतजाद अल्फाज, मुरक्कब अल्फाज जिसको कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं, साबिका लाहिका यानी सफिक्स एंड प्रीफिक्स, इसी के साथ रोज़मर्रा जिसको आप सेलेक्ट फ्रेज कहते हैं, एक नई टर्म है। इसी के साथ हम देखेंगे ईडियम्स क्या होते हैं, ईडियम्स के साथ कहावत जिसको आप प्रोवर्ब कहते हैं, फिर फ़िक्रा जिसको आप मुरक्कब नाक़िस भी कहते हैं यानी गैर ताम मुरक्कब जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रेज़। इसी के साथ हम देखेंगे जुमला क्या होता है जिसको आप सेंटेंस कहते हैं, फिर मुब्तदा ख़बर यानी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या है, फिर रुमूज़ औक़ाफ़ यानी पंक्चुएशन क्या चीज़ है, ठीक है। और उसी के साथ फिर देखेंगे जुमले की किस्में क्या क्या हैं, और फिर मुरक्कब जो जुमले हैं उसकी किस्में कौन कौन सी हैं। जैसा कि आप इंग्लिश में पढ़े भी होंगे, एक बयानिया है जिसको आप सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं या डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, और इसी के साथ असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। फिर दूसरा इनकारिया जिसको आप कहते हैं निगेटिव सेंटेंस, सवालिया यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फेजाइया जिसको आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, फिर इसी के साथ हुक्मिया जिसको आप इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। हर एक के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। जिन्होंने पहली मैराथन नहीं देखी है वो आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थी, जिसमें हमने पूरे नाउन यानी इस्म के बारे में, फ़ेल के बारे में, सिफत के बारे में, ज़मीर के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल से मिसालों के साथ देखा था। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इन दोनों क्लास के बाद आपको कहीं से कोई ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग हर एक कंसेप्ट को डिटेल से समझते हैं और उसके हर एक पॉइंट को देखेंगे जिससे आपके सवालात बनते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं वाहिद जमा। कोई भी ज़ुबान हो, चाहे उर्दू हो, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, सब में वाहिद जमा जिसको आप वाहिद को सिंगुलर और जमा को प्लूरल कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाहिद किसको कहते हैं। तादाद में जब कोई एक चीज़ हो तो उसे हम वाहिद कहते हैं यानी सिंगल। फिर दूसरा क्या है, तादाद में जब एक से ज़ायद, एक से ज़्यादा चीज़ हो उसे हम जमा कहते हैं। बस दो ही है, एक सिंगुलर एक प्लूरल। अब हमें सिंगुलर में तो कोई दिक्कत नहीं, प्लूरल में हम उसके कुछ कायदे, जो उसके कुछ रूल्स हैं उसको हम देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक तस्वीर आपके सामने रखी गई है, किताब, एक किताब है, किताबें देखिए इसमें 4 किताबें हैं, ठीक है। तो वाहिद से जमा देखिए किस तरह बन गई, बा के आगे या और नून ले आए। उसी के साथ पेंसिल, एक पेंसिल और पेंसिलें, तो या और नून इन दोनों को बढ़ा करके हमने क्या बना दिया, जमा बना दिया, ठीक। इस कंसेप्ट को आप याद रखिएगा। तो आप देखिए, क्योंकि रटने को जितनी आप देखेंगे एनसीएफ 2005, इसी के साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, रटने को कोई भी रटने की सलाह नहीं देती, ठीक है। हम कोई भी चीज़ समझ करके पढ़ें, ठीक है। तो आज की क्लास में हम जो वाहिद से जमा बनाएंगे उसको हम समझेंगे कि किस तरह से बनती है। अगर उस पॉइंट को आप याद रखेंगे तो उस पैटर्न पे आप हज़ारों अल्फाज बना सकते हैं, ठीक है। देखते हैं एक पैटर्न। वाहिद से जमा बनाते वक्त लफ्ज़ की शक्ल देखें। कौन सी शक्ल? देखिए जैसे घोड़ा, हमने देखा घोड़ा है और यहाँ बड़ी या ले आए और क्या बन गया, जमा बन गया। तो इससे हमें एक रूल निकला
कि अगर आखिर में अलिफ है तो कभी कभी क्या होता है, बड़ी या बना ला करके भी हम जमा बनाते हैं। जैसे दायरा, दायरा जिसको आप सर्कल कहते हैं, हम इसको क्या बना लिए, दायरे। क्या बना लिए, दायरे। देखिए आखिर में बढ़िया। लड़का, लड़का से लड़के, ठीक है, बॉय के लिए। फिर चमचा, चमचा से चमचे, यानी प्लूरल हो गया। तो इससे एक हमें निकला कि हम जमा किस तरह बनाते हैं, आखिर में बड़ी या लगाकर भी जमा बनाते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, वाहिद से जमा बनाने की कुछ और शक्लें देखते हैं। घोड़ा दौड़ रहा है। हम यहाँ एक चीज़ को सीखेंगे, घोड़ा है, घोड़ा से क्या बन गया, घोड़े दौड़ रहे हैं। यहाँ से हमें एक कायदा ये मिल रहा है कि सिंगुलर से प्लूरल जब बनता है, यानी वाहिद से जब जमा होती है, तो जमा होने के बाद जो आपके फेल यानी वर्ब हैं उसकी भी शक्ल बदलती है। जैसे हमने देखा घोड़ा दौड़ रहा है, अब घोड़े दौड़ रहे हैं, इस चीज़ को हमें जहन में रखना है। ठीक है, लड़का खेल रहा है, लड़का सिंगुलर है, लड़का से क्या बना दिया, लड़के, लड़के खेल रहे हैं। देखिए रहा है से रहे हैं, तो हमें क्या पता चल रहा कि हमारे वर्ब यानी फेल भी बदलते हैं जमा की वजह से। तीसरी मिसाल हम देख लेते हैं, क्या है, बच्चा पढ़ रहा है, एक बच्चा है, बच्चा से बच्चे पढ़ रहे हैं। इन तीनों मिसाल से हमें समझ में आ गया कि जमा बनाने में उसके जो वर्ब हैं, उसके जो फेल हैं, उसकी भी शक्ल बदलेगी। अब देखिए वाहिद के आखिर में अगर या हो, क्या हो, या, इस रूल को आप किसी कॉपी में, नोटबुक में लिखते चलें, क्योंकि देखिए आप बहुत सी वीडियो देखेंगे एक साथ आपको 100-150 आपके वाहिद जमा उसकी मशक करा दी जाती है। लेकिन ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ, इसमें अगर आप थोड़ा सा रूल भी जहन में रखेंगे तो आपको वाहिद की जमा बनाना या उसको समझना आसान होगा। जैसे आखिर में या हो, यानी छोटी या है, उसकी जमा में क्या लगाते हैं, अलिफ और नून, यानी वो नून जिसके बीच में नुक्ता नहीं होता। ठीक है, जैसे लड़की से लड़कियाँ, या है, या के बाद क्या, अलिफ और नून ले आए। कली से कलियाँ, खिड़की से खिड़कियाँ, गली से गलियाँ। उम्मीद है कि सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे चलते हैं, और जमा किस तरह बनती है। देखिए जमा एक बनती है वाव और नून, वो नून जिसमें बीच में नुक्ता नहीं होता। ठीक है, वाव नून लगाकर भी जमा बना, जैसे लोग से लोगों, घर से घरों। ठीक है, और क्या है, हमज़ा और या और नून, वो नून जो बगैर या के, बगैर नुक्ता के, यानी ई लगाकर भी जमा बनाते हैं। जैसे दवा, दवाएं, दवाएं, और दुआ, दुआ से दुआएं, घटा से घटाएं, सदा से सदाएं। देखिए इस रूल को आप कहीं नोटबुक में लिख लें। कहीं कहीं जमा बनाते हैं किससे, या ए, यानी या और उस नून को जिसके बीच में नुक्ता नहीं, यानी ए लगाकर भी जमा बनाते हैं। जैसे शाम से शामें, रात से रातें, राह से राहें, खबर से खबरें। ठीक है, आपने मिसाल भी देख ली। आगे चलते हैं। देखिए आपको एक चीज़ पता है कि उर्दू ज़ुबान आपकी मॉडर्न यानी जदीद ज़ुबान है। इसमें बहुत सारे अल्फाज, बल्कि हम 80 से ज़्यादा % अल्फाज के आपके या तो अरबिक के हैं या तो पर्शियन के हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे जो पर्शियन के जमा हैं उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे फ़ारसी कायदे के मुताबिक जमा कैसे बनते हैं, ख़याल से ख़यालात, अलिफ और ता लगा करके, सवाल से सवालात, एहसास से एहसासात। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे क्या है, आपके सामने दिख रहा है, मर्द है। क्या है, मर्द, मर्द से मर्दां, यानी अलिफ और नून, वो नून जिसके बीच में नुक्ता नहीं होता। आगे क्या है, शब, शब से शबां, दरख्त से दरख्तां। ये किसके मुताबिक है, फ़ारसी कायदे के मुताबिक है, पर्शियन के।
आगे चलते हैं, अरबी कायदे के मुताबिक भी हम देख लेते हैं, जैसे कसम से अक़साम और शेर से अशआर, ये अरबी कायदे, क्योंकि अरबी के बहुत सारे अल्फाज आपके उर्दू में पाए जाते हैं। और कुछ मिसालें हम देख लेते हैं मज़ीद, तस्वीर से तस्वीर, ठीक है, हाकिम से हुक्काम यानी फ़ुआल के वज़न पे, ज़रिया से ज़राए और शायर से शुआरा, अमीर से उमरा और रसाला से रसाइल, ठीक है। ये अरबिक की मिसाल है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लिए। तो इस पैटर्न पे आप बहुत सारे जमा को अपने जहन में महफूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, तो अगर वाहिद जमा का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक भी करें। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हों, तेलंगाना टेट आकर आप देखेंगे उसमें 26 नंबर यानी 30 में से 26 नंबर जो ग्रामर के, फिर नज़्म से, इन सब चीज़ों से आते हैं। 6 नंबर आपके पेडागोजी से आते हैं, जिसको आप कहेंगे मेथोडोलॉजी यानी तरीक़े तदरीस, ठीक है। तरीक़े तदरीस पे मैंने एक मैराथन 1.5 घंटे की बनाई है। उसमें क्योंकि सीटेट के लिए मैंने बनाई थी कि मुकम्मल उर्दू पेडागोजी करके है। मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो लिंक रख दूंगा, आप उसको देख लेंगे, आपका पेडागोजी का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर जिन्स की किस्में देखिए, एक क्या है जिन्स हकीकी, एक जिन्स गैर हकीकी। जिन्स जिसको आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा जेंडर। अब जिन्स एक हकीकी एक गैर हकीकी। अब हकीकी क्या है, गैर हकीकी क्या है, ठीक है। देखिए जिन्स हकीकी क्या है, जानदार चीज़ों के नर मुज़क्कर जिसको आप कहेंगे यानी मैस्कुलिन, और मादा या मुअन्नस जिसको आप कहेंगे फेमिनिन जोड़े को जिन्स हकीकी कहते हैं। यानी ऐसे जोड़े जो जानदार चीज़ों के हैं, किसके हों, जानदार, ऐसी चीज़ों के हैं जिसके अंदर जान होती है, ऐसी चीज़ों के जिन्स को हम जिन्स हकीकी कहते हैं। जैसे आप देखेंगे लड़का लड़की, एक मैस्कुलिन एक फेमिनिन, दूसरा मुर्गा मुर्गी, एक मैस्कुलिन दूसरा फेमिनिन, मर्द औरत, एक मैस्कुलिन दूसरा फेमिनिन, ठीक है। तो इस तरह के जोड़े को हम जिन्स हकीकी कहते हैं। तो आपका जिन्स हकीकी का कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे हम क्या है, जिन्स गैर हकीकी यानी बेजान चीज़ों के मुज़क्कर मुअन्नस जोड़े को हम जिन्स गैर हकीकी कहते हैं, ठीक है। जैसे आप मिसाल देखिए, एक अलिफ और एक बा, 2 कॉलम है। जैसे हवा, कुर्सी, दुनिया, नदी। आगे क्या है, जंजीर, मिट्टी, घटा, किताब। ये कौन सी जिन्स अगर पूछा जाए, यह जिन्स गैर हकीकी है। क्यों जिन्स गैर हकीकी है, क्योंकि इनके मुकाबले में इनके कोई जोड़े तो होते नहीं, ठीक है। और इसी के साथ अखबार, जहाज़, पेड़, ठीक है, कागज़, आसमान, कलम, ठीक है। अब जैसे आपके सामने एक परिंदा आ गया, तो कुछ चीज़ें होती हैं एक्सेप्शनल होते हैं, कुछ चीज़ें रूल के ख़िलाफ़ जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम, जिसको अपवाद आप कहते हैं, उसको हम जहन में रख लेते हैं, ठीक। अब आगे क्या है, मुज़क्कर मुअन्नस के मुताबिक फ़ेल भी आता है, आपको पता है। जिस तरह से मुज़क्कर मुअन्नस है उसी के मुताबिक आपके फ़ेल भी आते हैं, यानी वर्ब भी आता है। जैसे हवा चल रही थी, हवा के साथ क्या चलना आता है, चल रही थी, तो हवा क्या है, मुअन्नस हो गई। तो क्या है, घटा छाई हुई थी, तो घटा क्या है, घटा मुअन्नस है, इसीलिए छाई हुई थी। नदी पहाड़ से उतरती है, तो नदी क्या है, मुअन्नस है। फिर क्या है, जंजीर खनकी, तो जंजीर क्या है, जंजीर आपकी मुअन्नस हुई।
कुर्सी टूट गई, कुर्सी क्या है, मुअन्नस है। हर तरफ मिट्टी उड़ने लगी, मिट्टी क्या हुई, मुअन्नस। तो यहाँ ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आपके जो मुज़क्कर मुअन्नस के मुताबिक आपके फ़ेल भी बदलते रहते हैं। चलिए और कुछ मिसालें देख लेते हैं। लड़का आया, ये मुज़क्कर की मिसाल है। उसने अखबार पढ़ा, जहाज़ उड़ गया, पेड़ हरा हो गया, परिंदा मुंडेर पर बैठा है, तो परिंदा क्या है, मुज़क्कर हुआ। कागज़ फटा हुआ है, कागज़ क्या है, मुज़क्कर है। ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके बाद आप सुपर टेट की तैयारी करें, टीजीटी की करें, पीजीटी की करें, हर जगह आपके ग्रामर पूछे जाते हैं और इस तरह से सिस्टम से, इस तरह से सिखाने वाले कम लोग आपको मिलेंगे। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है चैनल तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, कमेंट भी करें। चलिए आगे चलते हैं। सिनोनिम्स देखिए, अगर आप तेलंगाना टेट में बैठ रहे हैं तो प्लीज़ आपका जो ग्रुप बना है, चाहे आप डिप्लोमा के हों या बीएड के हों, आप अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें ताकि आपके साथी भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि मैराथन क्लास है और ये लंबी चलेगी, आप लोग बने रहिएगा। ठीक है। वो अल्फाज जो माना में एक दूसरे से मिलते जुलते हों उन्हें मुतरादिफ अल्फाज। मुतरादिफ को क्या कहते हैं हम, सिनोनिम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनोनिम्स। आपने जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, पर्यायवाची। ठीक है, मिलते जुलते। अब हम देखते हैं कुछ उसकी मिसालें मुतरादिफ यानी सिनोनिम्स की। जैसे उसकी ज़िंदगी ऐशो आराम, ऐशो आराम दोनों का हम माना है, में गुजरी। इत्तेहाद व इत्तेफाक ही से कौम तरक्की करती। इत्तेहाद इत्तेफाक दोनों क्या हैं, सिनोनिम्स है, क्योंकि हमने इसकी तारीफ क्या पढ़ी है, जो माना में एक दूसरे से मिलते जुलते हों। दोनों माना में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। आगे देख लेते हैं तीसरी मिसाल। ऐसा तो मेरे ख्वाबो ख्याल, ख्वाबो ख्याल दोनों क्या हैं, आप देखेंगे दोनों मुतरादिफ में हैं। मैं भी नहीं था, मेल मिलाप दोनों एक जैसे हैं, हम माना है। खुलूस और हमदर्दी इंसान के अखलाक को उजागर करते हैं। ठीक है। उन्होंने मुकाबले में बढ़ चढ़ ये क्या है, ये आपके सिनोनिम्स हैं यानी मुतरादिफ हैं। तो कहीं ऐसा नहीं है कि हमेशा मुतरादिफ साथ ही में आते हैं, लेकिन साथ में उनका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि पढ़ने वाले को इबारत व सेंटेंस और जुमला अच्छा लगे, वो मुतासिर कर सकें। ये ज़ुबान की खूबियों में से है। ठीक है। आगे क्या है, एंटोनिम, जिसको आप कहते हैं मुतज़ाद अल्फाज। अक्सर आप मुतज़ाद देखिए, मुतज़ाद बहुत लोग समझ नहीं पाते मुतज़ाद का क्या मतलब। देखिए इसको आप तोड़ के रखिएगा। मुतज़ाद यानी ज़िद, क्या, ज़िद का मतलब एंटोनिम। ठीक है। तो मुतज़ाद ये अरबिक का लफ्ज़ है, बहुत लोग समझ ही नहीं पाते इसलिए जवाब गलत दे देते हैं। वो अल्फाज जो माना में एक दूसरे की ज़िद हों, ज़िद मतलब एंटोनिम, एक दूसरे के उल्टा हों, अपोजिट हों, उन्हें मुतज़ाद अल्फाज कहा जाता है। मुतज़ाद अल्फाज की थोड़ा मिसालें देख लेते हैं। सुबह होती है, शाम होती है, तो सुबह शाम दोनों क्या हैं, एक दूसरे की ज़िद हैं। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, उतार चढ़ाव दोनों क्या हैं, एक दूसरे के ज़िद हैं, मुतज़ाद हैं। तुम्हें अच्छे बुरे दोनों क्या हैं, एक दूसरे की ज़िद हैं। अच्छे बुरे की पहचान है कि नहीं, ज़िंदगी की खैर व शर दोनों क्या हैं, एक दूसरे की ज़िद हैं। ठीक है। तिजारत में नफ़ा है, नफ़ा नुकसान तो लगा ही रहता है। नफ़ा नुकसान क्या है, नफ़ा नुकसान दोनों क्या हैं, दोनों आपके ज़िद हैं यानी आपके एंटोनिम्स हैं। अब आप देखेंगे मुरक्कब अल्फाज, जिसको हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड। दो मुख्तलिफ माना रखने वाले लफ्ज़ों के मिलने से जो नया लफ्ज़ बनता है उसे मुरक्कब अल्फाज कहा जाता है। यानी जो अलग अलग अल्फाज मिला करके एक नया लफ्ज़, एक नया माना बताने वाला लफ्ज़। जैसे अगर आप हिंदी पढ़े होंगे तो आपने एक लफ्ज़
एक कायदा पढ़ा होगा समास का, समास, समास में भी वही होता है, ठीक है। इसी तरह कंपाउंड वर्ड यानी दो अलग अलग अल्फाज मिलकर के एक नया माना पैदा करते हैं। जैसे मुरक्कब अल्फाज की कुछ मिसालें देख लेते हैं। घोड़ा गाड़ी, तो घोड़ा एक अलग था और गाड़ी एक अलग थी, दोनों अलग अलग थे, लेकिन दोनों मिला करके घोड़ा अलग गाड़ी अलग, तो घोड़ा गाड़ी यानी ऐसी गाड़ी जिसको घोड़ा खींचता है, एक नया माना हो गया। इसको कहते हैं मुरक्कब अल्फाज। जैसे डाकघर, डाक का अपना अलग माना है और घर का अलग माना है, लेकिन डाकघर यानी ऐसा जिसको आप पोस्ट ऑफिस कहते हैं। देखिए इंग्लिश में भी पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, देखिए ये भी क्या है, कंपाउंड वर्ड की मिसाल है। इसी तरह पंचक्की, ठीक है, पांच और चक्की दोनों मिलकर के पंचक्की बन गए। इबादत खाना, इबादत अलग है, खाना अलग, इबादत खाना यानी ऐसी जगह जहाँ इबादत की जाती है। और शीश महल, शीश और महल दोनों मिलकर के एक बन गए। घुड़सवार, घुड़ अलग है सवार अलग है, दोनों मिलकर के घुड़सवार यानी ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति जो घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहा हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, साबिका लाहिका। देखिए साबिका क्या होता है, सफिक्स, जिसको आपने हिंदी में पढ़ा होगा उपसर्ग, ठीक है, और लाहिका यानी प्रीफिक्स। साबिका, साबिक मतलब पहला होता है, साबिका यानी जो किसी अहम अल्फाज से, लफ्ज़ से पहले कोई चीज़ ऐड हो, उसको हम क्या कहते हैं, साबिका। और लाहिका जो बाद में आए, ठीक है, जिसको आप प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स के लिए आप यानी प्रत्यय, जिसको आप हिंदी में क्या कहेंगे, प्रत्यय। अब साबिका क्या है, बामाना अल्फाज से पहले लगने वाले हुरूफ या अल्फाज को साबिका कहते हैं। यानी ऐसे अल्फाज से पहले आते हैं जिसका पहले माना होता है, साबिका उसी लाहिका। बामाना अल्फाज के बाद आने वाले हुरूफ को लाहिका कहते हैं, ठीक है। आगे मिसालें हम देखते हैं, तब चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। साबिका की मिसालें, उसे इस बात की खबर नहीं थी, यानी वो इस बात से बेखबर था। तो बे अलग, खबर अलग। खबर का भी पहले एक माना था, बेखबर यानी उसका अपोजिट बन गया, गोया कि क्या बन गया, मुतज़ाद बन गया। बेखबर यानी अनजान। दूसरी मिसाल लेते हैं, तुम एक काम आसानी से कर सकते हो, तुम एक काम बआसानी, आसानी से थोड़ा सा बड़ा वर्ड हो रहा था, यहाँ क्या कह दिए, बआसानी, दोनों का माना सेम है, ठीक है। तो बा प्लस आसानी, ठीक है। मैं इस शख्स को नहीं जानता, वो शख्स मेरे लिए अनजान है। अन अलग है और जान अलग है, दोनों मिला करके क्या हो गया, अनजान हो गया। ये किसकी मिसाल है, आपके साबिका की यानी सफिक्स की। और कुछ मिसालें देखते हैं साबिका की, क्या है, अहमद और मैं एक ही जमात में हैं। अहमद मेरा हम जमात है, तो हम क्या है, अलग है, जमात अलग है, यानी क्लासमेट हैं, क्लास फेलो हैं, ठीक है। मैं इस जगह वक्त पर पहुंचा, मैं इस जगह बर वक्त, वक्त पर के लिए क्या, बर वक्त पहुंचा, ठीक है। तो इससे अल्फाज में जान पैदा हो जाती है, जुमला भी अच्छा लगता है। उसकी किस्मत अच्छी है, वो खुश किस्मत है, तो खुश अलग किस्मत अलग, दोनों मिल करके क्या बन गए, एक नया आपका कंपाउंड यानी मुरक्कब लफ्ज़ बन गया, ठीक है, कंपाउंड वर्ड बन गया। तो क्या है, खुश किस्मत। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अब एक टेबल आपके सामने रखा गया है, इस जदवल, जदवल मतलब टेबल को देखें। जैसे खबर नहीं का बेखबर, ठीक है, साबिका की मिसाल है। आसानी से यानी बा आसानी, तो बा अलग है और आसानी अलग है, मैंने तोड़ के बताया भी। नहीं जानता अनजान, तो अन अलग है, जान अलग है। एक ही जमात में हम जमात, हम अलग है, जमात अलग है। वक्त पर बर वक्त, बर अलग है, वक्त अलग है। अच्छी किस्मत, खुश किस्मत, खुश अलग है, किस्मत अलग है, मिलकर के दोनों एक कंपाउंड वर्ड्स बन गए हैं, ठीक है।
لاحقہ کی مثال، لاحقہ مطلب جو آپ کا پریفکس، یعنی جو آپ کے کیا ہیں آخر میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے شاندار، شان کیا ہے؟ ایک لفظ ہے جس کا ایک معنی ہوتا ہے، دار آخر میں ہو گیا، لاحقہ ہو گیا. جاندار، جاندار یہ بھی آپ کی لاحقہ ہوگا. ایماندار یہ بھی کیا ہے؟ دار آخر میں، دار دار کیا ہے؟ سب لاحقہ ہیں جو بعد میں آئے ہیں. پاندان، دیکھیے آخر میں دان، پاندان جس میں پان رکھا جاتا ہے. عطر دان، دان مطلب وہ ایک جگہ، پلیس، استھان. اور گلدان جس میں پھول رکھا جاتا ہے. عقل مند، ایسا آدمی جو انٹیلیجنٹ ہو، بدھیمان ہو. ضرورت مند جس کو حاجت ہو، جو ضرورت مند ہو. دولت مند جو مالدار آدمی ہو. ٹھیک ہے، ہم نے پہلے دیکھا سابقہ، پھر لاحقہ کی مثال. چلیے آگے چلتے ہیں، یہ سب ہو گیا آپ کا. ہاں، لاحقہ کے کچھ مثال اور دیکھ لیتے ہیں. کارگر، ٹھیک ہے، کہتے ہیں یہ کام کارگر ثابت ہوگا، یعنی فائدہ مند ہوگا. ستم گر، ستم یعنی ظلم، ستم گر. جادوگر، جادو کرنے والا. خطرناک جو ڈینجرس ہو. غمناک جو غمناک ہو. المناک یعنی جس سے پین ہو، درد ہو، المناک. سائنس داں یعنی سائنس جاننے والے جس کو سائنٹسٹ کہتے ہیں. سیاست داں جس کو آپ پولیٹیشین کہتے ہیں، یعنی سیاست میں ایکٹیو رہنے والا. نکتہ داں یعنی نکتہ چینی کرنے والا. ٹھیک ہے. ایک نیا ہے سلیک فریز جس کو آپ روزمرہ کہتے ہیں. اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں. ایسے فقرے جنہیں روزانہ کی بات چیت میں خاص موقعوں پر اور خاص معنوں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ روزمرہ کہتے ہیں. روزمرہ کی مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں. جیسے ڈیلی آپ کہتے ہیں اللہ قسم، سچ کہہ رہی ہوں. بار بار قسم کھاتے ہیں، اللہ قسم سچ کہہ رہی ہوں. تو امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے. ایک کس کی مثال ہے؟ روزمرہ کی. انہوں نے تو جھوٹے منہ بھی مجھے رکنے کے لیے نہیں کہا. جھوٹے منہ کیا ہے؟ روزمرہ کی مثال ہے. ایسا تو دن رات ہوتا رہتا ہے. تو دن رات کیا ہے؟ روزمرہ کی مثال ہے. اب آگے ہم دیکھیں گے کہ ایڈیمز ہر ایک زبان میں ہوتا ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں محاورے. وہ الفاظ جو فعل پر ختم ہوتے ہیں. دیکھیے تعریف ذہن میں رکھیے گا تبھی پکڑ پائیں گے. جو فعل پر ختم ہو یعنی آخر میں فعل آئے. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ وہ اپنے لغوی معنی سے مختلف معنی میں استعمال کیے جاتے ہوں. لغوی معنی کچھ اور ہے لیکن اصطلاح میں کچھ اور مراد لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، انہیں محاورہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب شرطیں پائی جائیں گی تو اس کو ہم کہیں گے محاورہ ہے. مثالیں دیکھتے ہیں تو چیزیں زیادہ کلیئر ہوں گی. محاورے کی مثال کیا ہے؟ بہت دن بعد نانی سے مل کر آنکھیں بھر آئیں. آنکھیں بھر آنا مطلب رنجیدہ ہو گیا ان کا بڑھاپا دیکھ کر کے، ان کی محبت دیکھ کر کے. آنکھیں بھر آنا، بھر آئیں آخر میں فعل ہے، دیکھ رہے ہیں. لیکن آنکھیں بھر، کوئی آنکھیں تھوڑی بھرتی، اس کا مطلب کیا؟ رنجیدہ ہو جانا. حقیقت سامنے آنے پر وہ بغلیں جھانکنے لگا. اب کوئی ایسے بغل میں تھوڑی جھانکتا. بغلیں جھانکتا مطلب شرمندہ ہونا. ٹھیک ہے، جھوٹ بول رہا تھا لیکن حقیقت سامنے آ گئی تو اب بغلیں جھانک رہے ہیں. مطلب ہے کہ شرمندہ ہو گئے، پشیمان ہو گئے. آپ سے مل کر دل باغ باغ، کیا دل آپ کا باغ باغ یعنی باغیچے کی طرح ہو گیا. باغ باغ مطلب بہت خوش ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ کس کی مثال ہے؟ محاورے کی مثال. آخر میں ورب کی شکل میں آتا ہے یعنی فعل کی شکل میں. اس کو یاد میں رکھیے گا، آپ پکڑ لیں گے. آگے پھر کیا ہے؟ کہاوت، جس کو آپ پروورب کہتے ہیں. کہاوت کیا ہے؟ کہاوت وہ فقرہ یعنی بہت سارے الفاظ کا ٹکڑا، جملہ، ٹھیک ہے، یا قول جسے بعد میں زور پیدا کرنے کے لیے
استعمال کیا جاتا ہے۔ کہاوت کے پیچھے کوئی واقعہ یا کہانی، ایک کہاوت کے پیچھے پورا واقعہ ایک اس کے پیچھے چھپا رہتا ہے۔ جیسے لومڑی نے کہا انگور تو بہت ہیں لیکن کھٹے ہیں۔ آپ کہیں گے لومڑی نے کہا انگور کھٹے ہیں، اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ دیکھیے کہانی یہ تھی کہ لومڑی گئی کہیں پہ تو وہاں انگور کی بیلی تھی، دیوار تھا، ایک مرتبہ چھلانگ لگائی انگور نہیں پائی، دوبارہ لگائی تو انگور نہیں پائی، ادھر ادھر سے گھوم کر لگائی نہیں پائی، پھر لوٹ کر چلی آئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بس لوٹتے وقت جو ہے دوسری لومڑی ملی، اس نے کہا کہ بہن چلو انگور توڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا انگور تو ہیں لیکن کھٹے ہیں، انگور تو ہیں لیکن کھٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ وہ بہانہ بازی کر رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو ملا نہیں تو اس لیے جو اس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ تو ایک پروورب یعنی کہاوت کے پیچھے پوری کہانی چھپی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ کہاوت کی مثال، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، یعنی ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنسنا۔ ابھی دلی دور ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں ہنوز دلی دور است، کام پورا نہیں ہوا ہے یا مقصد پورا ہونے میں دیر ہے، ٹھیک ہے۔ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، یعنی زندگی کے تھوڑے عیش و آرام یعنی چین سے گزرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہی مصیبتیں، ٹھیک ہے۔ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ اور کہاوت کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ مان نہ مان میں تیرا مہمان، یعنی آپ اپنے آپ کسی سے زبردستی مسلط ہو جانا کسی کے اوپر، تو کہا جاتا ہے مان نہ مان میں تیرا مہمان۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، یعنی جیسا عمل کرو گے ویسا ہی پھل پاؤ گے۔ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، یعنی کام کرنا نہ آتا ہو اس لیے وہ اس کام ہی کو خراب بتانے لگے، ٹھیک ہے۔ تو ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ آگے کیا ہے؟ فقرہ۔ فقرہ جس کو آپ کہتے ہیں فریز، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ فریز، یعنی مرکب ناقص کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے۔ لفظوں کا وہ مجموعہ جو ایک خاص ترتیب میں کسی قدر بامعنی ہونے کے باوجود مکمل نہ ہو، یعنی ایسا لفظ جس کا کوئی معنی نکلے لیکن پورا جملہ مکمل نہ ہو، یعنی سننے کے بعد جو سامع ہے پوری طرح خاموش نہ ہو جائے کیونکہ اس کو پورا میسج نہ مل پائے، اس کو ہم فقرہ کہتے ہیں۔ اس کی مثالیں دیکھتے ہیں تو چیزیں زیادہ سمجھ میں آئیں گی۔ جیسے جذبات کی عکاسی، تو یہ مضاف مضافلے مل کر کے جذبات کی عکاسی۔ اب جذبات کی عکاسی، آگے کوئی یعنی ورب فعل لا کر کے جملے کو مکمل کریں گے تب اس کو جملے تام کہتے ہیں، مرکب تام کہیں گے۔ یہ کیا ہے؟ مرکب ناقص یعنی فقرہ ہے۔ شام سے پہلے پھر آگے پیچھے کچھ لگائیں گے تب تو بات مکمل ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسے گائی جاتی ہے، کیا گائی جاتی ہے، اس سے پہلے کچھ لائیں گے تب تو سمجھ میں آئے گا، تو یہ فقرے کی مثال ہے۔ مشاہدے کی گہرائی، ٹھیک ہے، یہ بھی ہے، یعنی محبت کا پیغام۔ آگے پیچھے جب لائیں گے تو پورا جملہ مکمل ہوگا۔ اب ہم آخر دیکھیں گے جملہ، جس کو آپ کہتے ہیں سنٹینس یعنی واقع۔ الفاظ کا وہ مجموعہ جس سے بات مکمل واضح ہو جائے اسے جملہ کہتے ہیں، سنٹینس، ٹھیک ہے۔ جملے کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ دیکھیے آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی تو لائک ضرور کریں، کمنٹ بھی کریں، کوئی اگر مشورہ ہے وہ بھی لکھیں، ٹھیک ہے، اس پر عمل کیا جائے گا۔ اور کوئی اگر حوصلہ افزائی کرنا ہے، موٹیویٹ کرنے کے لیے کچھ لکھیں تاکہ پڑھانے والے کا موٹیویشن بڑھے، ٹھیک ہے۔ لائک ضرور کریں، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اب دیکھیں جملے کی مثال دیکھتے ہیں۔ جذبات کی عکاسی، یہ کیا ہے؟ آپ کا فقرہ ہے۔ پھر ناول میں جذبات کی عکاسی ضروری ہے، اب یہ کیا؟ پورا مکمل جملہ ہو گیا۔ شام سے پہلے، مجھے شام سے پہلے ہی یہ کام مکمل کر لینا ہے، یہ کیا ہے؟ پورا جملہ ہو گیا، یعنی مرکب تام ہے۔ پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ناقص ہے یعنی فقرہ ہے۔ اچھی کتاب بار بار پڑھی جاتی ہے، پورا مکمل
جملہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مشاہدے کی گہرائی، یعنی اقبال کی نظموں میں مشاہدے کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ پھر آگے کیا ہے، محبت کا پیغام، ہماری قوم شاعروں میں خاص طور پر محبت کا پیغام دیا گیا ہے، یعنی ہماری قومی شاعری میں خاص طور پر محبت کا پیغام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ایک طرف جو الف ہے ادھر کیا ہے فقرہ، ادھر کیا آپ کا جملہ۔ اب جملے کے کچھ اجزاء ہیں یعنی پارٹس ہیں، کیا کیا ہیں، ایک ہے مبتدا، جملہ کا پہلا جز جو کسی کی بابت ہو اسے کیا کہتے ہیں مبتدا۔ مبتدا کو انگلش میں آپ کیا کہتے ہیں سبجیکٹ، جس کو ہندی میں کیا کہتے ہیں ادیش، اور دوسرا جز جس میں کسی کی بابت کوئی بات کہی گئی ہو اسے ہم خبر کہتے ہیں، خبر یعنی جس کو آپ کہیں گے انگلش میں پریڈیکیٹ، ہندی میں کیا کہتے ہیں ودھیے، ٹھیک ہے۔ پریڈیکیٹ ایک سبجیکٹ، ایک پریڈیکیٹ یعنی مبتدا اور خبر۔ اس کی مثالیں دیکھتے ہیں تو ہم مبتدا خبر کو اچھے سے سمجھ لیں گے۔ ناول میں یہ کیا ہے مبتدا ہے، جذبات کی عکاسی ضروری ہے یہ کیا ہے خبر ہے، مجھے شام سے پہلے ہی یہ کام مکمل کر لینا ہے یہ کیا ہے خبر ہے، یہ کیا ہے مبتدا ہے، یعنی یہ سبجیکٹ ہے یہ پریڈیکیٹ ہے۔ اچھی کتاب بار بار پڑھی جاتی ہے، اچھی کتاب کیا ہے ایک مبتدا ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے خبر ہے۔ اقبال کی نظموں میں یہ کیا ہے مبتدا ہے، مشاہدے کی گہرائی بہت زیادہ ہے خبر ہے۔ ہماری قوم شاعری میں یہ کیا ہے مبتدا، خاص طور پر محبت کا پیغام دیا، ہماری قومی شاعری میں خاص طور پر محبت کا پیغام دیا گیا ہے۔ دونوں ملا کر یعنی مبتدا خبر دونوں مل کر کے ایک جملے تام بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جملے کی دو قسمیں ہیں، ایک مفرد جملہ ایک مرکب جملہ، ٹھیک ہے۔ مفرد جملہ کس کو کہتے ہیں، دیکھیے وہ جملہ جس میں ایک فاعل ایک فعل، ایک فعل ایک فاعل، بس اس کو کیا کہیں گے مفرد۔ جیسے اوہ آئے، اوہ کیا ہے وہ کیا ہے، وہ آپ کا فاعل ہو گیا، ٹھیک ہے، اور آئے کیا ہے، آئے آپ کا فعل ہو گیا۔ اس طرح کا اگر کوئی آپ کا جملہ ہے اس کو کیا کہیں گے مفرد جملہ، ٹھیک ہے۔ امید ہے سمجھ میں آ رہا ہوگا، پورا کنسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے۔ مرکب جملہ وہ جملہ جو دو یا دو سے زیادہ جملوں سے مل کر ایک مفہوم ادا کرے اس کو ہم مرکب جملہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دو ہی ویڈیو میں آپ کی ساری گرامر، سارا قواعد اردو کا آپ کا پورا ہو جا رہا ہے۔ اس کی مثال لیتے ہیں، وہ آئے مگر فوراً چلے گئے، یہ کیا ہے مرکب جملہ۔ دو وہ آئے ایک ہے، فوراً چلے گئے دو، دونوں مل کر کے کیا بنے مرکب جملہ، ٹھیک ہے۔ مگر مل کر کے، مگر کیا ہے حرف عطف ہے، آپ نے پڑھ رکھا ہے پہلی کلاس میں۔ جنہوں نے پچھلی کلاس نہیں دیکھی پلیز اس کو دیکھ لیں، اور پیڈاگوجی کے لیے آپ میراتھن کلاس دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ جائیں گے پلے لسٹ میں، آپ کو سی ٹیٹ یعنی اردو پیڈاگوجی فار سی ٹیٹ کے لیے ایک پلے لسٹ ہے، اس میں ہر ایک ٹاپک کو ڈیٹیل سے سمجھایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ مرکب جملے کے اقسام، مرکب جملے کی کچھ قسمیں ہیں، ایک بیانیہ جملہ جس کو آپ کہتے ہیں افرمیٹیو سنٹینس یعنی ڈکلیریٹیو سنٹینس، انکاریہ یعنی نگیٹیو سنٹینس، سوالیہ جس کو آپ کہتے ہیں کس کو یعنی سوالیہ جملہ کو کیا کہتے ہیں انٹروگیٹیو سنٹینس، فجائیہ یعنی ایکسکلیمیٹری سنٹینس، حکمیہ یعنی امپریٹیو سنٹینس۔ آگے چلتے ہیں، ہر ایک کے بارے میں دیکھتے ہیں، اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ بیانیہ جملہ ایسا جملہ جس میں کوئی بات بتائی جائے یا خبر دی جائے، ٹھیک ہے، جیسے ڈکلیریٹو میں ہوتا ہے، انگلش میں آپ نے پڑھا ہوگا، جیسے یہ پھول خوبصورت ہے، کوئی ایک خبر دی جا رہی ہے۔ اس مثال میں پھولوں کے بارے میں ایک بابت بتائی گئی یعنی ایک جانکاری دی گئی، اسی لیے اسے مثبت جملہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ افرمیٹیو سنٹینس یعنی مثبت جملہ۔ انکاریہ جملہ یعنی نگیٹیو سنٹینس، ایسا جملہ جس میں کوئی بات منفی انداز سے کہی گئی ہو یا انکار کیا گیا ہو، جیسے کیا یہ پھول خوبصورت ہیں، اسے منفی جملہ بھی کہتے ہیں، جس میں کوئی بات منفی انداز سے کہی گئی ہو یا انکار کی، کیا یہ
फूल खूबसूरत हैं, ठीक है। वैसे सही मानों में मिसाल किसकी है आपकी, इनकारिया नहीं बल्कि ये क्या है, सवालिया जुमला, ठीक है। आप ये कहेंगे यह फूल खूबसूरत नहीं हैं, यह फूल खूबसूरत नहीं हैं। ये किसकी मिसाल हो जाएगी, इनकारिया जुमला की। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है, इनकारिया जुमला हो गया, ठीक है। और ये क्या है, फूल खूबसूरत हैं, ये किसकी मिसाल है, ये सवालिया जुमला। सवालिया जुमला में क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में सवाल किया जाता है। ये स्लाइड बनाने में थोड़ा मिस्टेक हो गई। ये मिसाल किसकी है आपकी, सवालिया जुमले की। ऊपर वाला जो मैंने लिखा है ये क्या है, इनकारिया जुमला, ठीक है। आगे चलते हैं। फ़िजाइया जुमला क्या होता है, यानी जिसको आप कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वह जुमला जिसमें किसी जज्बा, ठीक है, फौरी ताअस्सुर कैफियत का इजहार हो, यानी जिसमें कोई ताज्जुब में हो, कोई खुशी में हो, कोई गम में हो, उसके इजहार जिसमें होता है, उसका इजहार जिस जुमले में होगा वो जुमला कौन सा होगा, फ़िजाइया, ठीक है। जैसे वाह, अब इसकी अलामत भी एक होती है, ऐसे लिख करके नीचे, एक इसकी फ़िजाइया जुमले की अलामत है, ठीक है। कितनी अच्छी खुशबू है इन फूलों की, ये फ़िजाइया जुमले की मिसाल है। आगे क्या है, हुक्मिया जुमला। ऐसा जुमला जिसमें किसी काम को करने का हुक्म यानी ऑर्डर दिया जाता, जैसे खुशबूदार फूल लाओ। अमरिया, इसको अमरिया जुमला यानी किसी चीज़ का ऑर्डर करना, आदेश देना, जिसको आप कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। आगे चलते हैं। आगे है रुमूज़े औक़ाफ़, जिसको पंक्चुएशन कहते हैं। कोई भी इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, पंक्चुएशन का बहुत अहम रोल है। कहाँ कौन सा पंक्चुएशन इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, इसको भी जानना हर एक मौलिम को, हर एक स्टूडेंट को जानना ज़रूरी है, ठीक है। आप लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद बनने, मौलिम बनने जा रहे हैं, तो रुमूज़े औक़ाफ़ को हम आज की क्लास में सीख लेते हैं। यानी वो ख़ास अलामतें जो इबारत में ठहराव, रवानी और मफ़हूम की सही कैफियत को समझने के लिए लगाई जाती हैं, उन्हें हम रुमूज़े औक़ाफ़ कहते हैं। रुमूज़ असल में क्या है, ये रम्ज़ की जमा रुमूज़ है, जिसका माना निशानात। जैसे आप कहीं क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, कहीं फुल स्टॉप लगाते हैं, कहीं कॉमा लगाते हैं, कहीं सेमी कॉमा लगाते हैं, कहीं कॉलन लगाते हैं, ये सब चीज़, ये सब क्या है, यही निशानात हैं। औक़ाफ़ वक़्फ़ की जमा है, यानी उसके लगाने की वजह से आप वक़्फ़ करते हैं, यानी रुकते हैं, तो उसी दोनों मिल कर के रुमूज़े औक़ाफ़ बन गया। अब रुमूज़े औक़ाफ़ की कुछ मिसालें पहले देखते हैं, उसके बाद हर एक के बारे में डिटेल से हम लोग देखते हैं। जैसे मेले में मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी मौजूद थे। क्या होता है, रुमूज़े औक़ाफ़ का इतना अहम रोल है। जैसे मैं आपसे कोई गुफ्तगू करता हूँ, अगर करते हुए कहीं स्टॉप ना लूँ, अपनी बात को थोड़ी देर के लिए ना रोकूँ, तो आप बिल्कुल एकदम मशीन की तरह चले जाएंगे, तो बात का कोई वज़न नहीं रहेगा। इसी तरह लिखने में भी है, कहीं कहीं ज़्यादा ठहरना है, कहीं कहीं कम ठहरना है, कहीं कहीं फुल स्टॉप लगाना है, इसका अहम रोल होता है, ठीक है। जैसे एक तरफ दिया गया है इस तरह, अब इसको सही माने में किस तरह लिखेंगे, मेले में मर्द, मर्द के बाद क्या है, आप देखेंगे कॉमा लगा है, फिर क्या है, औरतें, फिर कॉमा, बच्चे और बूढ़े, अब और आ गया इसलिए कॉमा हट गया, सभी मौजूद थे, पूरा जुमला पूरा हुआ, फुल स्टॉप लग गया। ज़ुबान ख़यालात के इजहार का एक ज़रिया है। ज़ुबान, ज़ुबान के बाद कॉमा लगाया, ख़यालात के इजहार का एक ज़रिया है, फुल स्टॉप। तो इस तरह से अगर जुमले में हम इस्तेमाल ज़ुबान, ज़ुबान के बाद थोड़ा सा आप रुकेंगे, क्यों, क्योंकि ये कॉमा लगा हुआ है। ज़ुबान ख़यालात के इजहार का एक ज़रिया है, ठीक है। आगे कुछ और मिसाल लेते हैं। अचानक मौसम बदल गया, ठंडी हवा चलने लगी, बादल घिर आए, अंधेरा छा गया। अब इसको सही मानों में सही से किस तरह लिखेंगे, अचानक मौसम बदल गया, उसके बाद कॉमा, यानी थोड़ा सा हम ठहरेंगे,
ठंडी हवा चलने लगी, थोड़ा सा रुकेंगे। बादल घिर आए, थोड़ा सा रुके। अंधेरा छा गया। ठीक है, तुम दिल्ली कब आओगे? अब यहाँ कुछ लगाए नहीं, लेकिन यहाँ सवाल है तो क्या सवालिया निशान होना चाहिए, तुम दिल्ली कब आओगे। ठीक है, तो यहाँ सवालिया निशान है। शाबाश, इसी तरह मेहनत करते रहो। तो शाबाश यानी एक्सक्लेमेटरी यानी फिजाइया जुमला है, तो यहाँ क्या है, ये अलामत लगेगी। ठीक है, शाबाश, इसी तरह मेहनत करते रहो। कुछ और मिसालें देखते हैं। चट्टानों की कई किस्में हैं, तहदार चट्टानें, आतिशी चट्टानें वगैरह। अब क्या है, चट्टानें की कई किस्में हैं, उसके बाद कॉलन लगाया। देखिए, तहदार चट्टानें और आतिशी चट्टानें, तो ये देखिए कॉलन की एक अहमियत हो गई, यानी किसी चीज़ की तशरीह करने के लिए, वजाहत करने के लिए पहले यानी जुमलन किसी को जिक्र किया, फिर वजाहत करने के लिए उससे पहले कॉलन का इस्तेमाल किया। ठीक है, नंगे सर, ठीक है, नंगे सर तो लोचन ने किस कदर बौखला कर कहा, मैं नंगे सर नहीं जाऊंगा। ठीक है, नंगे सर यानी सवाल किया। तरलोचन ने किस कदर बौखला कर कहा। अब जब कोई बात कहेगा, उस बात को जब नकल करेंगे तो वावैन के साथ इस तरह से उसको इन्वर्टेड कामा में बन करके इस्तेमाल करते हैं। कहा मैं नंगे सर नहीं जाऊंगा। तो इस तरह से अगर इसको हम लगाते हैं तो आपकी तहरीर में जान पैदा हो जाती है। हर एक उस्ताद को ये जानना, आपके इम्तिहान में भी आते हैं कि यहाँ जो रुमूज़ औक़ाफ़ लगा है क्या ये सही है कि दूसरा लगेगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ख़त्मा। ख़त्मा क्या होता है, फुल स्टॉप। उर्दू में लिखा होगा ख़त्मा, इसको कहीं लिख लें। ख़त्मा मतलब फुल स्टॉप, वो निशान जो जुमले के ख़त्म होने पर लगाया जाता है उसे ख़त्मा कहते हैं। जैसे जुमला पूरा हो गया, आखिर में फुल स्टॉप लग गया, ये क्या है, ख़त्मा हो गया। आगे क्या है, सक्ता, जिसको आप कहते हैं कॉमा। किसी एक लफ्ज़ या फ़िक्रे के बाद थोड़ा सा ठहरने के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है उसे सक्ता, यानी थोड़ा सा ठहरने के लिए। जहाँ बोलते या लिखते हुए कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ों का ज़िक्र हो तो हर एक का नाम लेकर थोड़ा ठहरा जाता है। जैसे कि आपने मिसालें देखी अभी, जैसे अचानक मौसम बदल गया, उसके बाद क्या है, कॉमा। ठंडी हवा चलने लगी, फिर क्या है, कॉमा, जिसको सक्ता कहते हैं। बादल घिर आए, फिर क्या है, सक्ता लग गया। अंधेरा छा गया, पूरा जुमला मुकम्मल हो गया, फुल स्टॉप, यानी ख़त्मा लग गया। वक्फ़ा क्या होता है, जिसको आप कहते हैं सेमी कॉलन। किस तरह बनता है, जैसे, ठीक है, एक ऐसे रहेगा, एक ऐसे रहता है। ठीक है, एक ऐसा, एक फुल रहेगा, एक इस तरह बनता है, इस तरह एक फुल। ठीक है, यानी उर्दू और इंग्लिश में थोड़ा अलग अलग रहता है, लेकिन उसमें से एक फुल रहेगा, एक जो है आधा क्या रहेगा, कॉलन रहेगा। सक्ते से ज़रा तवील ठहराओ वक्फ़ा, यानी सक्ते से थोड़ा देर तक ठहरते हैं, वक्फ़ा कहलाता है। जहाँ ठहराव यानी जहाँ ठहराव ज़रा ज़्यादा होता है उसको क्या कहेंगे, वक्फ़ा, यानी सेमी कॉलन। आगे क्या है, कॉलन। कॉलन जैसे इस तरह से बनता है। ठीक है, दो बनते हैं, दो डॉट। ठीक है, वो निशान जो किसी शख्स या बात की तफसील बयान करने से पहले लगाए जाते हैं उसे राबित कहते हैं। उर्दू में क्या कहेंगे, राबित। इसको याद रखिएगा, राबित मतलब कॉलन। कोई बात कहकर उससे मुतालिक जब तफसील बयान करनी होती है तब भी क्या लगाते हैं, राबित। जैसे चट्टानों की कई किस्में हैं, उसके बाद उसकी हम तफसील यानी तशरीह बयान करेंगे तो उससे पहले क्या लगाते हैं, हमें राबित। जैसे तहदार चट्टानें और आतिशी चट्टानें वगैरह। ठीक है, सवालिया निशान ये तो आपको पता है। सवालिया लहजे के इजहार के लिए जुमले के आखिर में जो निशान लगाया तो उसे सवालिया निशान कहते हैं। ठीक है, ये तो आसान है। आगे वावैन,
क्या है, वावैन, ए इस तरह से बीच में कोई बात, यानी किसी की बात को उसी के अल्फाज में नकल करते हुए, जैसे आपने एक्टिव पैसिव पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं एक्टिव पैसिव नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है, किसी की बात जब नकल करते हैं तो वहाँ भी ऐसे लगाते हैं, ठीक है। किसी की बात को उसी के अल्फाज में नकल करने के लिए क्या है, वावैन का इस्तेमाल करते हैं, यानी जहाँ किसी की बात या कौल को नकल किया जाए, ठीक है। आगे क्या है, एक्सक्लेमेशन, जिसको आप कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी फेजाइया निशान। फेजाइया निशान इस तरह से होता है, ये कहाँ लगता है, हरफ़े शर्त, हरफ़े ताअस्सुफ़, हरफ़े निदा या जोश व जज्बे को जिस निशान के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है उसे फेजाइया निशान कहते हैं। यानी जहाँ फौरी हैरत हो, इस्तेजाब यानी ताज्जुब हो, खुशी हो या गम का लहजा हो, वहाँ हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फेजाइया निशान का, ठीक है। आगे चलते हैं, यानी राउंड ब्रैकेट जिसको आप कौसैन कहते हैं, जैसे बंद कर देते हैं। कौसैन मतलब किसी बात की इजाफी शक्ल, जैसे कौसैन की इजाफी शक्ल मैंने इंग्लिश में बयान की तो ब्रैकेट ले आए, यही मिसाल, एग्जैक्ट मिसाल, ठीक है। किसी बात की इजाफी शक्ल या दूसरी ज़ुबान में पेश करने के लिए उस बात को जिस अलामत के साथ लिखा जाता है उसे कौसैन कहते हैं। यानी जहाँ किसी बात की इजाफी या तौज़ीही शक्ल हो या दूसरी ज़ुबान का लफ्ज़, जैसे कौसैन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राउंड ब्रैकेट। तो इससे पहले मैंने कौसैन का इस्तेमाल किया। तो आपने सारी अलामतें यानी रुमूज़ औक़ाफ़ यानी पंक्चुएशन को सीख लिया। एक मरतबा इसका पंक्चुएशन का रिवीज़न करते हैं। इसमें देखिए, एक इसकी मिसाल है, सकता, जुमले में मुख्तसर वक्फ़े के लिए एक क्या है, वक्फ़ा। देखिए शुरू में डॉट, ऊपर क्या है, कॉमा। एक इसकी मिसाल है वक्फ़ा की, ठीक है। सकते से किसी कदर तवील, जिसको आप सेमी कॉलन कह रहे थे, वक्फ़े के लिए राबिता, ए राबिता, ठीक है, जिसको कॉलन कहते हैं। मुफस्सल, हम ख्याल, मुख्तसर जुमलों को ऐसे ही दूसरे जुमलों से जोड़ने के लिए। और देखते हैं, ये देखिए फुल स्टॉप को क्या कहते हैं, ख़त्मा, जुमले के ख़ात्मे पर। सवालिया निशान इस तरह से है, जुमले में सवाल का इजहार करने के लिए। फेजाइया देखिए इसकी अलामत मैंने बताई है, जुमले में किसी जज्बे या तखातुब के लिए, ठीक है। आगे है देखिए, ये क्या है, वावैन, कहने वाले के अपने अल्फाज लिखने के लिए, यानी डायरेक्ट में उसकी बात लिखने के लिए। कौसैन क्या है, कौसैन जहाँ यानी राउंड ब्रैकेट, जहाँ किसी दूसरी ज़ुबान का लफ्ज़ हो उसको घेर करके हम लिखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों क्लास में मैराथन के, जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी मेहरबानी करके उसको भी देख लें। उसके बाद ग्रामर से कोई भी सवाल आ जाए उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इंशाल्लाह आप उसको सही करके आएंगे। इसी के साथ जिनको उर्दू पेडागोजी देखनी हो, मेरी मैराथन क्लास मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक रख दूंगा, आप उसको भी देख लें। आपका जो 6 नंबर का आता है क्या, पेडागोजी, उसके भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसमें कुछ अगर चैप्टर बचते हैं तो 1-2 वीडियो में मैं उसको भी इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो उसको भी मैं कवर कर दूंगा। जैसे माइक्रो टीचिंग है, और इसी के साथ एक होता है बलून्स की टेक्सोनोमी, ठीक है। इसको मैंने उसमें नहीं कराया है, लेकिन टाइम मिला तो उसको भी मैं करा। और बाकी सारे चैप्टर यानी लैंग्वेज स्किल्स और इन सब चीज़ों को, फिर जो है आपके पढ़ाने के तरीक़े, तदरीस के तरीक़े, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, क्या सब चीज़ों को मैंने उसमें कवर किया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाएं, कमेंट करें, नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इसी के साथ अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। अपनी तैयारी आप करते रहिए, मुझे बस खुशी इसी में हो जाएगी अगर आपका टेट क्लियर हो जाए, ठीक है। ये निज़ाम अकेडमी 22 टेलीग्राम चैनल की लिंक है, इस पर भी आप जुड़ सकते हैं। लाइक करके जाएं, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जैसे वीडियो कोई अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। बस बेस्ट ऑफ लक, अपनी खूब अच्छे से तैयारी कीजिए, आपको कामयाबी मिले। माअस्सलामा, इलल लिक़ा।